हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका है और ये करंट अफेयर्स की पत्रिका है। अगस्त 2024 का एडिशन है। ठीक है, इसको हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो काफी अच्छा होगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री सहित 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में सहयोगी दलों के 11 मंत्री। देखिए, 7 जून को एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं की पुरानी संसद भवन में सेंट्रल हॉल में बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी ने सर्वसम्मति से उन्हें गठबंधन के संसदीय दल का नेता चुना गया। ठीक है, यानी एनडीए का नेता चुना गया संसद में। ये हुआ था आपको पुराने वाले संसद भवन में, सेंट्रल हॉल में। ठीक है, बैठक। और देखा जाए तो 9 जून को जो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 8000 से अधिक अतिथियों की उपस्थिति में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित जो जाने माने अतिथि थे, उसमें से आपको 7 पड़ोसी देशों के शासन प्रमुख थे, जैसे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पी के जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग तोब्गे और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद आसिफ शामिल थे। ठीक है, आगे देखें तो विपक्षी नेताओं में देखें तो केवल कांग्रेस के अध्यक्ष थे मल्लिका अर्जुन खड़गे शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जो है वो 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले ये पहले राजनेता हैं। 71 अन्य सदस्य जो मंत्री पद की शपथ ली 9 जून को। और देखा जाए तो 30 कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री तथा 36 अन्य को राज्य मंत्री का दर्जा 72 सदस्यों मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री को मिलाकर अगर देखा जाए तो 72 सदस्यों ने इस मंत्रिपरिषद में शपथ ग्रहण की। ठीक है, प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रिपरिषद में 7 महिलाएं भी शामिल हैं इस बार। और नई मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री मोदी सहित 21 चेहरे पुराने हैं, जबकि पिछली सरकार में जो 37 मंत्रियों को इस बार मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं मिल पाया। ठीक है, और भाजपा के सहयोगी दलों के 11 सांसद जो हैं वो मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा के सहयोगी दल जो थे उसमें से 11 सांसद को मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, देखा जाए तो जो 37 वर्षीय रक्षा खड़से हैं भाजपा के, वो मंत्रिपरिषद में सबसे युवा मंत्री हैं। और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, यानी हम जो है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, इसके जीतन राम मांझी जो है वो सबसे बुजुर्ग मंत्री। नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जो हुई थी उसमें कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। और इस कैबिनेट मंत्री में देखा जाए तो पहले हैं आपको राजनाथ सिंह, जिन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। ये कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, फिर अमित शाह का देखा जाए तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री इन्हें बनाया गया है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाया गया है जेपी नड्डा को। शिवराज सिंह चौहान जो है उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। ठीक है, और निर्मला सीतारमन जो है इनको वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है, और डॉक्टर एस जयशंकर जो है उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर को आवास और शहरी मामलों के मंत्री है और ऊर्जा मंत्री है ये। ठीक है, एस डी कुमारस्वामी जो है वो भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री हैं। पीयूष गोयल जो है वो वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शिक्षा मंत्री हैं। जीतन राम मांझी जो सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं, उसमें है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री दिया गया है, एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई दिया गया है। और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को दिया गया है पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री। फिर सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को मिला है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। किंजरापू राम मोहन नायडू को मिला है नागरिक उड्डयन मंत्री। प्रहलाद जोशी बने हैं उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। जुएल ओराम को बनाया गया है जनजातीय कार्य मंत्री। गिरिराज सिंह बने हैं कपड़ा मंत्री
अश्विनी वैष्णव बने हैं रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अश्विनी वैष्णव। फिर आपको देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया संचार मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। भूपेंद्र यादव जो है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बने हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी को मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्री। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी जो है वो प्राकृतिक गैस मंत्री, पेट्रोलियम दिया गया है। और डॉक्टर मनसुख मांडविय को दिया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री। फिर जी किशन रेड्डी को दिया गया है कोयला मंत्री और खान मंत्री। चिराग पासवान को मिला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। सी आर पाटिल को मिला है जल शक्ति मंत्री। ठीक है। अब राज्य मंत्री में देखा जाए जो स्वतंत्र प्रभार दिया गया है तो उसमें राज्य मंत्री में आपको है राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है। इनको मिला गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री। ठीक है। फिर आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयों में राज्य मंत्री। फिर परमाणु ऊर्जा विभाग और राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री बने हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। फिर आप आते हैं अर्जुन राम मेघवाल में, ये मिला है विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार में और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर आपको यादव प्रताप राव गणपत राव जो है वो आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार में और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इनके अलावा भी अगर देखा जाए तो कुल 36 जो है वो राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में थे 5 लोग और राज्य मंत्री जो बनाया गया है केवल वो 36 है। तो उनका लिस्ट आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नए चुनाव के पश्चात चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के तथा मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू और सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री पद पर बरकरार। चलिए देखा जाए तो जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुए थे उसके साथ ही 4 राज्यों के और विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें आपको अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। इन सभी के विधानसभाओं के चुनाव भी साथ में कराए गए थे। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो भाजपा और सिक्किम में जो है वो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का ही शासन बरकरार रहा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पहले भी भाजपा का था और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का शासन था, वो बरकरार रह गया। फिर 13 जून 2024 को देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के पेमा खांडू को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कराया गया। 10 जून 2024 को सिक्किम में एसकेएम के प्रेम सिंह तमांग ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। ठीक है। एसकेएम मतलब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, उनके प्रेम सिंह तमांग ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। फिर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली जो तेलुगु देशम पार्टी है उसने अकेले ही 175 सदस्यीय विधानसभाओं में 135 सीटों पर विजय प्राप्त की। ठीक है। और टीडीपी ने एनडीए के सहयोग से चुनाव लड़ा था। ऐसे में वहां गठित जो एनडीए सरकार में चंद्रबाबू नायडू को ही मुख्यमंत्री बनाया गया आंध्र प्रदेश में। फिर देखा जाए तो 12 जून को चंद्रबाबू नायडू जो कि 74 वर्षीय हैं, उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उड़ीसा में देखा जाए तो भाजपा की सरकार बनी है। 12 जून 2024 को भाजपा के विधायक दल के नेता हैं मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और ये पहला अवसर है जब उड़ीसा में भाजपा सरकार सत्ता में आई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हैदराबाद अब तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं। ठीक है। पहले हैदराबाद जो था वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का संयुक्त राजधानी था और ये हुआ था आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत, जो कि 10 वर्ष पूर्ण होने के साथ यानी कि 2 जून 2024 से ये केवल तेलंगाना की राजधानी होगी। ठीक है। हैदराबाद जो है वो केवल
तेलंगाना की राजधानी हो गई है कब से? तो 2 जून 2024 से। इस अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश का विघटन कर तेलंगाना 2 जून 2014 से पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और इस अधिनियम में ही हैदराबाद को अधिकतम 10 वर्ष तक तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया था। 2 जून 2024 से हैदराबाद जो है अब केवल तेलंगाना की राजधानी है। आंध्र प्रदेश में अभी भी देखा जाए तो अस्थायी राजधानी का मुद्दा अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हो सका है। 2015 में आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार थी, उसने तत्कालीन सरकार ने अमरावती को राजधानी घोषित किया था। ठीक है। और फिर देखा जाए तो 2019 में आया वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसमें तीन शहरों को राजधानी बनाया गया था, जिसमें अमरावती को विधायी, कुर्नूल को न्यायिक और विशाखापट्टनम को प्रशासनिक को राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। लेकिन 2024 के चुनाव के पश्चात चंद्रबाबू नायडू पुनः मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन पूर्व ही 3 कैपिटल फॉर्मूला ठुकराते हुए अमरावती को ही राजधानी बनाने की घोषणा की। अमरावती ही आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में संचालित है अभी फिलहाल। ठीक है। अभी भी देखा जाए, देखिए है क्योंकि जो अमरावती को जैसे थ्री कैपिटल जो फॉर्मूला था उसमें कानूनी अड़चन है, उस कारण से 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव जो है वो अभी भी देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत की 46 संस्थान, और ये क्यूएस रैंकिंग 2025 है। क्यूएस जिसका फुल फॉर्म है क्वाक्वारेली साइमंड्स। देखा जाए तो 5 जून को विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर उनकी रैंकिंग का निर्धारण लंदन स्थित क्यूएस यानी कि क्वाक्वारेली साइमंड्स की एजेंसी के द्वारा 2025 के लिए अपनी 20वीं रैंकिंग जारी की गई है। विश्व के शीर्ष लगभग 1500 संस्थानों में भारत का जो 46 संस्थान को स्थान मिला है। ठीक है। और टॉप 200 में देखा जाए तो भारत के केवल 2 विश्वविद्यालय हैं। भारत के 2 विश्वविद्यालय हैं केवल टॉप 200 में। ठीक है। और क्यूएस लंदन की जो रैंकिंग है वो 6 महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर है। इनमें आपको है एकेडमिक रेपुटेशन, उसका भारांश है 40%, एम्प्लॉयर रेपुटेशन इसका भारांश है 10%, फिर है साइटेशन पर फैकल्टी या फिर स्टूडेंट रेशियो, ये दोनों है जो 20-20% का हकदार है, और इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो में देखा जाए तो ये 5% है। ठीक है। फिर आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो देखा जाए तो ये भी 5% शामिल है। ठीक है। अब देखें जो टॉप रैंकिंग देखा जाए तो आपको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है कैम्ब्रिज अमेरिका का, वो 100 स्कोर के साथ पहले स्थान पे है। फिर दूसरे स्थान पे है इंपीरियल कॉलेज लंदन का। इंपीरियल कॉलेज लंदन का है 98.5 स्कोर के साथ। ठीक है। फिर आपको देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो यूके का है 96.9 रैंक के साथ। चौथे स्थान पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज का अमेरिका का 96.8 के साथ। पांचवें स्थान पे है भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है लेकिन ये यूके का है। चौथे नंबर पे अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और पांचवें नंबर पे है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपको यूके का, और इसको मिला है 96.7। अब देखते हैं भारत का। ठीक है। तो भारत का स्लाइड्स इसमें नहीं दिया गया, आपको पीडीएफ में दे देंगे, लेकिन भारत का जो टॉप 200 में पहला है तो 118वें स्थान पर आपको मिलेगा, 118वें स्थान पर आपको मिलेगा आईआईटी बॉम्बे। ठीक है। आईआईटी बॉम्बे। फिर आपको दूसरा है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। ठीक है। और आईआईटी दिल्ली का जो रैंकिंग है वो है 150, 150। ठीक है। फिर भारत के हिसाब से तीसरा स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का है, जो कि ओवरऑल रैंकिंग में 211 पे है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र। नागास्त्र 1 की पहली खेप भारतीय सेना को मिली। देखा जाए तो जून माह में स्वदेश निर्मित आत्मघाती ड्रोन है नागास्त्र
एक उसकी पहली खेप जो है वो भारतीय सेना को प्राप्त हुई है। नागास्त्र जो है एक तरह से कहा जाए तो सुसाइड ड्रोन है। सुसाइड ड्रोन जिसका विशेषता है कि अपने सैनिकों की जान खतरे में डाले बिना दुश्मन को किसी भी ठिकाने पर हमला कर सकता है। ठीक है, और इसका निर्माण करता है इंडियन एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज की सहायता से बनाई गई है, सहायक कंपनी है उसकी। ठीक है, और देखा जाए इसके बारे में तो ये लगभग 9 किलोग्राम वजन का है। व्हीकल की रेंज जो है वो 1 किलो वारहेड के साथ लगभग 15 किलोमीटर इसकी रेंज है, जबकि इसका उन्नत संस्करण जो है 2.2 किलोग्राम वारहेड के साथ 30 किलोमीटर तक जा सकता है। जिसकी क्षमता है वो है 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है, और ये ड्रोन एक उड़ान में कम से कम 60 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। इसे रात में भी संचालित किया जा सकता है। ठीक है, और लैंडिंग के लिए इसे पैराशूट सिस्टम दिया गया है, जिससे कि इसका टारगेट अगर नहीं मिला या फिर फिट मिशन समाप्त हो गया तो इस स्थिति में इसे वापस बुलाया जा सके। कहने का मतलब यह है कि एक ड्रोन को ये कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जीपीएस से सुविधा से युक्त है। नागास्त्र एक को जैसे ही अपना टारगेट मिलता है ये उसमें क्रैश हो जाता है, टारगेट को नष्ट कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल कहा जाता है। सेना ने 480 नागास्त्र का अनुबंध किया था, जिसमें से 120 नागास्त्र एक पहली खेप जून 2024 में सेना को प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आकाश से सतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण। देखा जाए तो 29 मई को डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट के पास सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट से रुद्र M2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हवा से जमीन पर मार करने वाली ये मिसाइल जो है इसकी जो रफ्तार है वो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज है। दुश्मन के किसी भी प्रकार के हथियार, बंकर, विमान, जहाज, आयुध डिपो को ये उड़ाने में सक्षम है। ये मिसाइल एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र या किसी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता है। रुद्रम 2 की जो रेंज है वो है 300 किलोमीटर। ये 3 से 15 किलोमीटर तक ऊंचाई से 300 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकता है। ठीक है, मतलब इसकी हाइट जो है वो 3 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकता है, और ये 300 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकता है। रुद्रम एक की जो रेंज थी वो 100 से 150 किलोमीटर की थी। ठीक है, और अधिकतम गति जो है वो मैक 2 ध्वनि की गति से दुगनी है। ठीक है, ये रुद्रम एक का था, और रुद्रम 2 का आपको बता दिया गया है 3 से 15 किलोमीटर तक ऊंचाई जाएगा, 300 किलोमीटर दूर तक ये प्रहार कर सकता है। ठीक है, देखा जाए तो भारतीय वायुसेना ने इस मिसाइल को तेजस फाइटर जेट, AMCA, टेडबीएफ फाइटर जेट में लगाएगी। ठीक है, और फिलहाल के लिए ये देखा जाए तो MiG-29, मिराज, जगुआर और सुखोई विमान में तैनात होने लायक बनाई गई है इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा सेमी क्रायोजेनिक 3D इंजन युक्त अग्निबाण रॉकेट का सफल परीक्षण। तो देखा जाए तो 30 मई को चेन्नई के एक स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस जो है उसने एक श्रीहरिकोटा स्थित अपने प्राइवेट परीक्षण स्थल से धनुष में, उसका जो प्राइवेट परीक्षण स्थल है धनुष में, स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक अग्निलेट जिसे कहा जाए तो इंजन युक्त जो है अग्निबाण, उसको सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण किया गया। अग्निबाण जो है वो सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला भारत का पहला रॉकेट है। ठीक है, और सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मतलब है कि इसमें तरल और गैस के मिश्रण का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। इसकी सफल उपकक्षीय परीक्षण उड़ान के साथ ही अग्निकूल कॉस्मोस ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का दूसरा प्राइवेट कंपनी बन गया है। ठीक है, अग्निबाण जो है सॉर्टेड की उड़ान अग्निकूल कॉस्मोस का यह 5वां प्रयास था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है 1898 ईस्वी के अधिनियम को निरस्त कर नया डाकघर अधिनियम 2023 जून 2024 में लागू। देखा जाए तो 18 जून 2024 से देश भर में नए डाकघर अधिनियम 2023 लागू किया गया। इस नए अधिनियम ने भारतीय डाक
डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त किया है। ठीक है। और नए डाकघर अधिनियम का उद्देश्य है नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं एवं सरकारी योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। व्यवसाय करने व जीवन यापन में आसानी बढ़ाने के लिए पत्रों के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं वितरण के लिए विशेष विशेषाधिकार यानी एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जैसे प्रावधानों का यह नया अधिनियम समाप्त करता है। देखा जाए तो अधिनियम में कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है और डाकघर विधेयक 2023 को 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। 4 दिसंबर को इसे पारित कर दिया गया है। लोकसभा में 18 दिसंबर 2023 को पारित होने के बाद 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति का अनुमोदन इसे प्राप्त हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद का शिल्प नगरी का दर्जा। तो देखा जाए तो अद्वितीय हस्तशिल्प के लिए विश्व विख्यात श्रीनगर यानी कश्मीर में जो है श्रीनगर, उसको विश्व शिल्प नगरी यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा विश्व शिल्प परिषद ने जून 2024 में प्रदान किया है। विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिलने से श्रीनगर में हथकरघा हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही वहां के पर्यटन एवं बुनियादी ढांचे के विकास को लाभ मिलेगा। शिल्प नगरी के रूप में शिल्प परिषद से मान्यता प्राप्त भारतीय शहरों की संख्या जो है अब 4 हो गई है। ठीक है, इससे पूर्व भारत के 3 शहर जो थे जिसे ये दर्जा प्राप्त था, उसमें से आपको जयपुर है, कुंदन जरई मीनाकरी लाख आधारित कार्य, और फिर है दूसरा गोटापट्टी सब है। फिर दूसरा शहर है आपको मैसूर, मैसूरू जो है वहाँ किन्नल चित्रकारी चंदन एवं शीशम की लकड़ी की नक्काशी आदि होती है। फिर आपको है तीसरा मामलापुरम, जहाँ पत्थर पर नक्काशी शामिल है। ठीक है, और चौथा हो गया आपको श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जम्मू में रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमले में 10 की मृत्यु। तो 9 जून 2024 को आतंकियों ने जम्मू संभाग में रियासी जिले में शिव खोड़ी शिव मंदिर से कटरा लौट रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। बस चालक को भी गोली लगने से बस अनियंत्रित होकर लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस में सवार श्रद्धालुओं में से 10 की मृत्यु जो है वो प्रारंभिक समाचार में बताया गया था और ये हमला जो है वो 9 जून को उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनट में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने को थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आतंकियों की संख्या जो थी वो 4 थी। घात लगाकर पहले ही पौनी और शिव खोड़ी के बीच बस के आगे आकर अंधाधुंध गोलियां दागने लगे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों का उल्लेख। तो देखा जाए तो 27 जून को 18वीं लोकसभा गठन के चौथे ही दिन संसद के दोनों सदनों के पहले संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत किए गए इस अभिभाषण में केंद्र सरकार की विगत 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही 2047 में आजादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाने का आह्वान किया गया है। ठीक है, और ये 50 मिनट के इस अभिभाषण में बताया गया है। अब देखिए इन्होंने अपने संबोधन में क्या क्या कहा। संबोधन में इन्होंने कहा कि रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया है। 10 वर्षों में विश्व के 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से उठकर भारत जो है वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया है। 2021 से 2024 के बीच भारत जो है औसतन 8% की गति से विकास किया है। फिर आपको इनकी सरकार में जो अर्थव्यवस्था में 3 स्तंभ है, जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और कृषि, इसको बराबर महत्व दे रही है। पीएलआई स्कीम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3.20 लाख करोड़ की सहायता किसानों को दी जा चुकी है और खरीफ फसलों में एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि सरकार ने की है। दलहन में तिलहन में ये दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए हर संभव मदद किसानों को सरकार दे रही है। आने वाले समय को हरित योग मतलब
ग्रीन एरा बताते हुए हरित उद्योग में सरकार के निवेश में वृद्धि का उल्लेख भी किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और मुफ्त राशन, सस्ता गैस सिलेंडर की योजनाओं से महिलाएं बहुत लाभान्वित हो रही हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का उल्लेख भी किया गया है। फिर आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति परिवार 30,000 से 78,000 तक की मदद सरकार कर रही है तथा 1 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ठीक है। और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, पीएम सम्मान निधि योजना, पीएम जन धन योजना आदि का उल्लेख भी किया गया है। फिर है कि भारत अब 1 लाख करोड़ से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। विगत 1 दशक से हमारा डिफेंस जो है वो एक्सपोर्ट जो है 18 गुना बढ़ाकर 21 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान विश्व को अनेक मुद्दों पर भारत ने एकजुट किया है। भारत के विजन ने ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आकार देने में शुरू किया है। फिर है कि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए जो सुधार हैं उसका उल्लेख किया गया, जिसमें बताया गया कि देश में 7 नए IIT, 16 ट्रिपल IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज, 390 विश्वविद्यालय विगत 10 वर्ष में स्थापित हुए और एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में भी काम चल रही है सरकार की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहां पहला टॉपिक है कि दक्षिण अफ्रीका में सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित। तो देखा जाए तो 29 मई 2024 को दक्षिण अफ्रीका में नेशनल असेंबली के लिए चुनाव संपन्न हुए। 30 वर्ष में पहली बार अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अपने सबसे बड़ी जो प्रतिद्वंदी थी डेमोक्रेटिक अलायंस सहित 2 अन्य पार्टियों के साथ मिलकर नई नेशनल यूनिटी सरकार का गठन 14 जून 2024 को किया गया। ठीक है। मतलब जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे डेमोक्रेटिक अलायंस और साथ में 2 अन्य पार्टी भी, इन सब ने मिलकर और साथ में आपको सिरिल रामाफोसा की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाया। जिसमें देखा जाए तो जो नेशनल असेंबली है यहाँ वो 400 सदस्यीय सीटें हैं इसमें, और 400 सीटों में से 159 सीटें अफ्रीकन नेशनल पार्टी ने जीती थी। उसके प्रबल प्रतिद्वंदी थे डेमोक्रेटिक अलायंस, जिन्होंने 87 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और इसके कारण विभिन्न दलों की यूनिटी सरकार का गठन हुआ। असेंबली की पहली बैठक में निवर्तमान राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा को पुनः राष्ट्रपति असेंबली में चुना गया। 19 जून 2024 को सिरिल रामाफोसा अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउडिया शेइनबाम। क्लाउडिया शेइनबाम जो है वो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। तो देखा जाए तो 2 जून को मैक्सिको में संपन्न जो आम चुनाव हुए उसमें नेशनल रीजनरेशन मूवमेंट जो कि मोरेना पार्टी है, उसकी क्लाउडिया शेइनबाम को 6 वर्ष के कार्यकाल हेतु नई राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। वो इस देश में पहली महिला राष्ट्रपति होगी। शेइनबाम को 59.76% मत मिले हैं। ठीक है। और उनके निकटतम जो प्रतिद्वंदी दक्षिणपंथी नेशनल एक्शन पार्टी के हैं यानी पैन पार्टी की, उसको सोचित गाल्वेज, उनको मात्र 27.45% मत मिले। ठीक है। यहूदी परिवार में जन्मी है, 62 वर्षीय है क्लाउडिया शेइनबाम और पेशे से मूलतः एक वैज्ञानिक थी। ठीक है। एनर्जी इंजीनियरिंग में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि PhD की उपाधि प्राप्त है। शेइनबाम ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास पर 2 पुस्तकों वो उनके लेखों की रचयिता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विमान दुर्घटना में मलावी के उपराष्ट्रपति चिलिमा का निधन। तो 10 जून को अफ्रीका देश के मलावी के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलिमा जो है का एक विमान जो है वो दुर्घटना में निधन हो गया। ठीक है। अब देखा जाए तो एक सैन्य विमान के जरिए राजधानी लिलोंग्वे से स्थानीय समयानुसार प्रातः 9 बजे उड़ान भरा गया था। 45 मिनट के बाद ही 370 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मुजुजु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसे उतरना था।
और खराब मौसम के कारण मुजुजु हवाई अड्डे पर विमान लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली और इसे वापस लौटा दिया गया। इसके बाद विमान रडार से गायब हो गया और बाद में इसका मलबा जो है वो अगले दिन पहाड़ी क्षेत्र में मिला। ठीक है, और उनके निधन से आहत लाजरदा चकबेरा जो है वो उनके निधन पर 21 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। ठीक है, जून 2020 में हुए दूसरे कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे ये। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है G7 का 50वां शिखर सम्मेलन इटली में फसानो अपुलिया में संपन्न। G7 का ये 50वां शिखर सम्मेलन था और ये इटली में हुआ, फसानो में, जो कि अपुलिया। ठीक है, देखिए 13 से 15 जून को विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों के समूह, जिसे G7 का नाम दिया जाता है, उसमें उसका 50वां शिखर सम्मेलन जो है वो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी की मेजबानी में अपुलिया में फसाने में संपन्न हुआ। ठीक है, और G7 के जो सभी शासन प्रमुख हैं, जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फिर आपको फुमिदा किशिदा जो है कि आपको जापान के हैं प्रधानमंत्री, फिर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों, फिर आपको जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, ठीक है, फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अतिरिक्त यूरोपीय संघ के दोनों वरिष्ठ, ठीक है, यूरोपीय संघ के दोनों वरिष्ठ अधिकारी जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen, और फिर आपको यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल इस शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। ठीक है, और देखा जाए तो विशेष आमंत्रित में अगर थे तो वो भारत भी थे। विशेष आमंत्रित में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और इनके अतिरिक्त आपको अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, अल्जीरिया के राष्ट्रपति, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, केनिया के राष्ट्रपति और तुर्की के राष्ट्रपति, फिर ब्राजील के राष्ट्रपति आदि, अतिरिक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति तथा वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस भी शामिल हुए थे। ठीक है, पहली बार पोप फ्रांसिस जो है वो शामिल हुए थे, फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखिए G7 के चर्चा के बारे में हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या बातें हैं जो चर्चा में शामिल रहे। तो इसमें शामिल रहे, पहला है रूस यूक्रेन युद्ध, ठीक है, और साथ में गाजा युद्ध, इन दोनों युद्ध को चर्चा बनाया गया इसमें। फिर आपको जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल साउथ में जो चल रही अनिश्चितताएं हैं उसमें भी शामिल रही। फिर यूरोप में मानव तस्करी, अनियंत्रित प्रवास, फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता, यूक्रेन की मदद के लिए सम्मेलन पहले ही दिन अमेरिका में उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसमें रूस की जब्त संपत्ति को जमानत के रूप में इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को 50 अरब डॉलर का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, और ब्रिटेन ने भी यूक्रेन के लिए मानवीय मदद के रूप में 13 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है। फिर 2030 तक मीथेन गैस उत्सर्जन में 75% की कटौती का लक्ष्य रखा गया है। विशेष परिस्थिति के अलावा ऊर्जा के लिए रूस पर निर्भरता चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए सहमति एक ड्राफ्ट में की गई है। ठीक है, देखा जाए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को बातचीत व कूटनीति के माध्यम से प्रोत्साहित करने को जारी रखेगा और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने हेतु अपने साधनों के भीतर सब कुछ करना जारी रहेगा। ठीक है, और G7 का जो आगामी 51वां शिखर सम्मेलन है वो कनाडा की मेजबानी में कैलगरी के दक्षिण पश्चिम में कनानकिस अल्बर्टा में अगले वर्ष होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में संपन्न। ठीक है, देखिए युद्ध का माहौल जो है, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा।
ठीक है। और इस युद्ध को रोकने के लिए शांति शिखर सम्मेलन किया गया, शांति शिखर सम्मेलन, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, और इसका आयोजन जो हुआ है वो आपको 15 से 16 जून को हुआ है। ठीक है। और इसमें यूक्रेन की युद्ध को समाप्ति का रास्ता तलाशने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न शहर के निकट बुर्गेनस्टॉक रिजोर्ट में संपन्न हुआ। ठीक है। जिसमें भारत के साथ साथ 100 से अधिक देशों के शासन प्रमुखों ने अपनी उपस्थिति यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में दर्ज की है। रूस की अनुपस्थिति में यह सम्मेलन हुआ था और चीन ने भी इस सम्मेलन से दूरी बनाए रखी। रूस यूक्रेन के बीच असहमति के अन्य विभिन्न मुद्दे भी चर्चा में उठे थे, जहां गाजा युद्ध के बाद भी सम्मेलन में सुनाई दी। ठीक है, गाजा युद्ध का बात भी सुनाई दिया इसमें। 16 जून को जारी जो घोषणा पत्र हुआ उसमें अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के साथ कुल 80 देशों के साथ अधिक से अधिक 80 देशों से अधिक भी उस पर हस्ताक्षर किए। लेकिन यहाँ हस्ताक्षर करने में भारत और भारत के साथ 12 अन्य देश हस्ताक्षर में शामिल नहीं हुए। ठीक है। देखा जाए तो जो क्षेत्रीय अखंडता की शर्त के साथ परमाणु सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और युद्ध बंदियों की अदला बदली की बिंदु पर साझा बयान शामिल था। तो शांति सम्मेलन में संयुक्त बयान हस्ताक्षर नहीं करने पर भारत के निर्णय पर नई दिल्ली ने विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में किसी भी दस्तावेज से खुद को नहीं जोड़ा है। भारत की शांति की नीति सर्वविदित है और भारत वार्ता और कूटनीति से यूक्रेन में शांति स्थापित किए जाने का पक्षधर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूस यूक्रेन युद्ध विराम के लिए रूस की शर्तें यूक्रेन को अस्वीकार। तो देखा जाए तो तत्काल युद्ध विराम के लिए जो शर्तें रूस द्वारा रखी गई थी उनमें 2022 में रूस द्वारा जीते गए सीमावर्ती जो 4 इलाकों में यूक्रेनी सैनिकों की वापसी तथा यूक्रेन द्वारा नाटो में शामिल होने की योजना त्यागने की शर्त शामिल है। ठीक है। देखा जाए तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के द्वारा यह स्वीकार किए जाने के साथ ही युद्ध विराम का आदेश दिया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद रूस यूक्रेन बातचीत शुरू कर दी जाएगी। ठीक है। देखिए हुआ यूं कि युद्ध जो रोकने की अभी बैठक हुई थी, ठीक है, स्विट्जरलैंड में हुई थी और उस सम्मेलन में जो शर्तें रखी गई थी उसमें पहली बात तो आपको रूस को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, रूस नहीं आए थे वहां और चीन में भी दूरी बना ली थी उससे। वहां जो डिसीजन लिया गया उसमें भारत सहित 12 अन्य देश जो थे वो शामिल नहीं हुए, उसमें हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है। और रूस का कहना यह है कि रूस युद्ध विराम करने को तैयार है, लेकिन जो 2022 में जीत गया जो सीमावर्ती 4 इलाके हैं यूक्रेन सैनिकों को वहां से हटाने का और यूक्रेन द्वारा नाटो में शामिल होने का जो योजना था उसको त्यागने के शर्त पर ही ये युद्ध विराम होगा। ठीक है। और कहा गया रूस के राष्ट्रपति के द्वारा, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के द्वारा जो स्वीकार किए जाने के साथ ही मतलब इनकी जो शर्तें हैं उसको अगर स्वीकार कर लिया जाए तो उस स्वीकार करने के साथ ही युद्ध विराम का आदेश दिया जाएगा। इसके बाद रूस यूक्रेन बातचीत शुरू कर दी जाएगी। देखा जाए तो नाटो में शामिल होने का जो यूक्रेन का इरादा है वो वस्तुतः फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और यही मुख्य कारण था इस युद्ध का। ठीक है। और इस मामले में देखा जाए तो ये कुल 28 माह तक चला ये जो भारी खून खराबे का मामला था, इसमें रूस ही अलग पड़ गया है। ठीक है। और यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति के शांति प्रस्ताव को पूर्णतः अतार्किक बताया। यूक्रेन ने बताया है रूस के राष्ट्रपति को कि जो शांति प्रस्ताव रूस के राष्ट्रपति ने दिया है वो पूरी तरह से अतार्किक है, अस्वीकार किया गया इसको और स्पष्ट किया गया कि अपने सभी इलाकों को वापस लिए बिना यूक्रेन भी युद्ध नहीं रोकेगा। इस मामले में टिप्पणी करते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन जो है उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति जो पुतिन है अब वो स्थिति में नहीं है कि वो यूक्रेन पर शर्त थोप सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मानवीय सहायता के तौर पर भारत में 90 टन दवा सामग्री क्यूबा भेजी। तो देखा जाए तो 2 जून 2024 को मुंद्रा पोर्ट से देश में बनने वाली 9 सक्रिय दवाओं की 90 टन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रवाना की गई। क्यूबा अभी खाद्य पदार्थ, दवाओं व अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी से जूझ रहा है।
क्यूबा की औषधि निर्माता कंपनी द्वारा इस सामग्री का इस्तेमाल जरूरी कैप्सूल में, सिरप में या इंजेक्शन आदि में उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पापुआ न्यू गिनी को भी मानवीय आधार पर 10 लाख डॉलर की राहत सामग्री। तो देखा जाए तो 24 मई को पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में एक भूस्खलन हुआ। उसके कारण भारी क्षति का सामना करना पड़ा। लगभग 2000 से अधिक लोगों की जान गई और ये बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इसको देखते हुए राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए तत्काल 10 लाख डॉलर की राहत सहायता की घोषणा भारत ने की। तदनुरूप की लगभग 19 टन राहत सामग्री, जिसमें कि खाद्य पदार्थ के अतिरिक्त पानी के टैंक, अस्थायी शरण स्थल, दवाएं शामिल हैं, जो 13 जून को विशेष विमान से नई दिल्ली भेजा गया। ठीक है, और नई दिल्ली से भेजा गया है। 13 जून को ये विशेष विमान से नई दिल्ली से भेजा गया है और 14 जून को ये वहां पहुंच गया सामग्री, जहां पर जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरवाते हुए वहां के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और भारत की जनता को वो धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत की राजकीय यात्रा। तो 21-22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निमंत्रण पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की राजकीय यात्रा की है। ठीक है, और देश में नई सरकार के गठन के पश्चात भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाली वह पहली विदेशी शासन प्रमुख थी। ठीक है, जब से भारत में नई सरकार बनी है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किए हैं, उसके बाद ये पहली विदेशी शासन प्रमुख हैं जो भारत आई थी। ठीक है, और 22 जून को प्रधानमंत्री शेख हसीना का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो विपक्षी मुद्दों पर उनकी वार्ता हैदराबाद हाउस में हुई। तीस्ता जल प्रबंधन का मुद्दा, जिसमें तीस्ता नदी के जल बंटवारे का मुद्दा अभी लंबित है, इसकी सफाई और जल प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाने की बात भारत की ओर से कही गई है। ठीक है, और गंगा नदी जल बंटवारे के लिए 1996 की संधि जो अगले वर्ष समाप्त होने को है, वे नवीनीकरणीय के लिए दोनों देशों को संयुक्त तत्काल समिति वार्ता करेगी। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा कर रहे हैं। उन्हें लेकर दोनों देशों में कई तरह के सहयोग चल रहे हैं। अगला है पारंपरिक व्यापार संवर्धन के लिए समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जिसे सीईपीए कहा जाता है। इसकी वार्ता जो है वो शीघ्र ही प्रारंभ करने पे सहमति बनी थी। इलाज के लिए भारत आने वाले जो बांग्लादेशी नागरिक हैं, उनको ई वीजा की सुविधा मिलेगी। ठीक है, और बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों के लिए रंगपुर में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लोगों में जो रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने की घोषणा भी भारत सरकार ने की है। बांग्लादेश के सिराजगंज में एक इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना के लिए डिपो की स्थापना के लिए सहायता भारत द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, मतलब सिराजगंज में जो है एक इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापना किया जाएगा, इनलैंड कंटेनर डिपो, और इसको निर्माण में भी भारत सरकार ही सहायता देगी। बांग्लादेश के लिए विशेष रूप से निर्मित एक मैत्री सैटेलाइट भी है, जो कि भारतीय प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है कि रक्षा उत्पादन और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण सहित रक्षा सहयोग बढ़ाने के साथ साथ विद्युत एवं ऊर्जा मामलों में सहयोग संवर्धन पर चर्चा हुई। विभिन्न क्षेत्रों पर पारस्परिक सहयोग के 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और डिजिटल एवं हरित साझेदारी, समुद्री अर्थव्यवस्था, एनर्जी कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित समझौते इनमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमला होने पर एक दूसरे की मदद करेंगे रूस और उत्तर कोरिया, ये रणनीतिक साझेदारी समझौता हुआ।
तो देखा जाए तो जून 2024 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो उत्तर कोरिया की यात्रा पर गए थे। एक समग्र रणनीतिक साझेदारी समझौते यानी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर दोनों ने किया, जिसमें दोनों देशों के द्वारा किसी आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की मदद का संकल्प लिया गया। ठीक है, फिर देखा जाए तो 24 वर्ष के अंतराल के पश्चात रूसी राष्ट्रपति पुतिन की उत्तर कोरिया की यह यात्रा थी और दोनों राष्ट्रपतियों की बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने यह वादा किया कि रूस अमेरिकी दबाव, ब्लैकमेलिंग और धमकियों के विरुद्ध उत्तर कोरिया का समर्थन करेगा। ठीक है, और यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देने के लिए राष्ट्रपति किम जोंग उन के प्रति धन्यवाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्यक्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आगे है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाए कि इस युद्ध के लिए उत्तर कोरिया रूस को गोला बारूद, मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरण उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है कि पाकिस्तान सहित 5 देश 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। तो देखिए 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य जैसे में पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क और ग्रीस और पनामा ये शामिल होंगे। और ये पांचों देश जो है वो 31 दिसंबर 2026 तक सुरक्षा परिषद के सदस्य होंगे। जो 6 जून 2024 को परिषद की 2-2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता के लिए उनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुआ है, जिनकी 2 वर्षीय सदस्यता 13 जून 2024 को समाप्त हो रही है। वह देश है जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ठीक है, और पाकिस्तान व सोमालिया को अफ्रीका व एशिया प्रशांत देशों के समूह से चुना गया है। फिर आपको पनामा को लैटिन अमेरिका से, कैरेबियाई देशों के समूह को तथा डेनमार्क व ग्रीस को पश्चिमी यूरोप से, अन्य राष्ट्रों के समूह से निर्वाचित किया गया। ठीक है, अब देखा जाए तो जो सुरक्षा परिषद की 10 अस्थायी सीटें हैं उसके लिए चुनाव जो है वो 4 समूह से होता है। ठीक है, ए बी सी करके 4 समूह है, वहां से होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि ये जो समूह है इसमें आपको अफ्रीका एवं एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों का और पश्चिमी यूरोप व अन्य देशों का समूह है। ठीक है, देखा जाए तो 15 सदस्यीय इसमें होते हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें 5 अन्य अस्थायी सदस्य पहले से हैं, जिसमें आपको अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवेनिया है। ठीक है, जो कि वर्ष 2024-25 के लिए जून 2023 में चुने गए, जो कि जिनकी 2 वर्षीय सदस्यता 1 जनवरी 2024 को समाप्त हो रही है और 31 दिसंबर 2025 तक ये पांचों सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो जो 5 अन्य सदस्य हैं जो कि पहले से परमानेंट हैं। ठीक है, इसमें है आपको अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, जो कि 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अस्थायी फिक्स। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रमा से मिट्टी व चट्टानों के नमूने लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौटा चीन का चांगई 6 लूनर प्रोब। तो देखा जाए तो 25 जून को चंद्रमा के सुदूर अंधेरे भाग से मिट्टी और चट्टानों के टुकड़ों के नमूने लेकर चीन के द्वारा प्रक्षेपित लूनर प्रोब मॉड्यूल चांगई 6 जो है वो चांगई 6 जो है वो अपने कार्यक्रम के तहत सकुशल पृथ्वी पर लौट आया है। 3 मई 2024 को लॉन्ग मार्च 5Y8 रॉकेट के जरिए 53 दिन के मिशन के लिए इसका प्रक्षेपण हैनान प्रांत स्थित वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से किया गया था और 7 मई को ही ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और 1 जून को चंद्रमा पर ये लैंड किया। ठीक है, और चंद्रमा के सतह पर लगभग 2 किलोग्राम मिट्टी और चट्टानों के टुकड़ों के नमूना जो है वो लेकर चांगी 6 जो है असेंडर ने इसे चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा कर रहा जो ऑर्बिटर था वहां 6 जून को पहुंचा दिया और जहां से री एंट्री मॉड्यूल उन्हें
लेकर पृथ्वी तक लाया है। ठीक है, 25 जून 2024 को पूर्व निर्धारित योजना के तहत पृथ्वी पर चीन के मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में निर्धारित क्षेत्र में ये उतरा है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद इसे ले जाकर वहां से जाकर हेलीकॉप्टर से उस मिट्टी के नमूने और पत्थरों को लेकर लैब गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी। तो देखा जाए तो 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दो हजार रुपए का यह 17वां किस्त था, जिसमें 9.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी को किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, दो हजार रुपए 9.26 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे ट्रांसफर किया गया है। अब देखिए, तो दिसंबर 2018 में इसे घोषित किया गया था इस योजना के, और इस योजना के तहत जो सभी पात्र किसान हैं उनके प्रति वर्ष 6,000 की सहायता मिलती है। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा। और 2023 से 24 के अंत तक कुल मिलाकर 3.03 लाख करोड़ की राशि जो है वो 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में जमा कराए जा चुके हैं। ठीक है, और इस योजना की 18वीं किस्त 2024-25 की दूसरी किस्त अब अक्टूबर-नवंबर 2024 में संभावित है। ठीक है, और देखा जाए कि किस किस को ये लाभ नहीं मिल सकता, तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ जो है उन्हीं किसानों को प्राप्त होता है जो कृषि भूमि जिनके नाम है। ठीक है, जिसके पास कृषि भूमि उन्हीं के नाम पे है, और संस्थागत भूमि धारक इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं है। किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत अथवा विभाग में सेवानिवृत्त होने वाले जो पेंशन पाने वाले किसान हैं या फिर इस योजना के पात्र नहीं होंगे, या फिर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के रूप में अगर वो पंजीकृत है पेशेवरों के रूप में, तो ये योजना के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। फिर कृषि भूमि का उपयोग अगर कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु किया जाता है तो वैसे भूस्वामी भी इस योजना के लाभ पात्र नहीं होंगे। संवैधानिक पदों पर पहले रह चुके हों या वर्तमान में हों या पूर्व या वर्तमान मंत्री हों, उनको भी ये लाभ नहीं मिलेगा। पिछले लेखा वर्ष में अगर आपने इनकम टैक्स भी पे किया है तो उस व्यक्ति को भी इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को केवाईसी ई केवाईसी कराना आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2023-24 में देश में कृषिगत उत्पादन, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान। तो देखा जाए तो 4 जून को 2023-24 में देश के प्रमुख कृषिगत उपजों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान जो है वो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। और 2023-24 में प्रमुख कृषिगत उत्पादन जो है वो तीसरा अग्रिम अनुमान देखें तो कुल खाद्यान्न है, यहाँ दशमलव होगा, ठीक है, 3,288.52 लाख मीट्रिक टन कुल खाद्यान्न, जिसमें चावल है 13,167.0 लाख मीट्रिक टन, गेहूं है 1129.25 लाख मीट्रिक टन, मक्का है 356.73 लाख मीट्रिक टन, अन्न है 174.08 लाख मीट्रिक टन। कुल दाल उत्पादन जो है वो है 244.93 लाख मीट्रिक टन, जिसमें तूर का देखा जाए, तूर दाल का तो 33.85 लाख मीट्रिक टन है, चना जो है 115.76 लाख मीट्रिक टन है। ठीक है, और तिलहन में देखें तो 395.93 लाख मीट्रिक टन होगा, जिसमें कि सोयाबीन आ रहा है 130.54 लाख मीट्रिक टन, रेपसीड एंड सरसों में 131.61 लाख मीट्रिक टन है। कुछ अन्य में देखा जाए जैसे गन्ना, गन्ना है आपको 4,425.22 लाख मीट्रिक टन, कपास है 325.22 लाख गांठें, यानी प्रत्येक गांठ जो है वो कपास का 170 किलोग्राम का होता है, और जूट जो है वो 92.59 लाख गांठें हैं, जो कि प्रत्येक गांठ जूट का 180 किलोग्राम का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ आपको दिया गया है एक तथ्य में कि भारत में जो कृषि उत्पादे हैं वो अग्रणी 5 राज्य कौन कौन से हैं। जैसे चावल का हम लोग देखते हैं, चावल का अगर हम लोग देखें तो पहला स्थान पे आता है तेलंगाना, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है पंजाब, पांचवा है उड़ीसा। उसी तरह गेहूं में भी पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा और पांचवा राजस्थान। ज्वार में आपका पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है
कर्नाटका, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है राजस्थान और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह बाजरा, मक्का, रागी, छोटे मिलेट्स, जौ, दाल, उड़द, मूंग, मसूर, तूर, इन सब का आपको लिस्ट दिया गया है। ये सब हम आपको पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ उपज के लिए नए समर्थन मूल्य। तो देखा जाए नए समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पे, तो 19 जून 2024 को विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ उपजों के लिए नया समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो है उसकी घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। और इस वर्ष सर्वाधिक 983 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है नाइजर सीड्स के न्यूनतम समर्थन मूल्य में। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग तो जो खरीफ उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, अगर अनाज में देखें तो अनाज में आपको देखा जाए तो धान जो कि सामान्य ग्रेड का अगर देखा जाए तो 24-25 में 2300 रुपए, ठीक है, और 2023-24 में था 2183, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य जो प्रति क्विंटल वृद्धि हुआ है वो है 117 रुपए प्रति क्विंटल का वृद्धि दिखाया गया है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में। और 2024-25 में उपज उत्पादन लागत जो है, लागत प्रति क्विंटल 1533 रुपये। ठीक है, और लागत पर प्रतिफल मिल रहा है इसको 50%। सेम आपको ग्रेड ए धान में भी मिलेगा, 117 रुपए का वृद्धि किया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य में, जो पहले 2203 था अब 2320 हो गया है। ठीक है, ज्वार हाइब्रिड जो है वो 191 रुपए की वृद्धि देखी गई है न्यूनतम समर्थन मूल्य में। ठीक है, ये आपको पूरा लिस्ट दिया है। जैसे दाल में देखा जाए तो दाल में देखेंगे तो तूर अरहर जो है वहां 550 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि देखी गई है, जो कि 59% प्रतिफल दे रहा है। ठीक है, चलिए इस तरह से ये आपको लिस्ट आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2023-24 में देश में शुद्ध एवं सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में गिरावट। तो देखा जाए तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतःप्रवाह में गिरावट आई है। संदर्भित वर्ष में एफडीआई इक्विटी अंतःप्रवाह 44.42 अरब डॉलर रहा, जो कि पिछले वर्ष 2022-23 में 46.03 अरब डॉलर था। ठीक है, यानी कि 2023-24 में विदेशी इक्विटी अंतःप्रवाह 3.49% की कमी दर्ज की गई है इस बार। ठीक है, और देखा जाए तो विभाग के अनुसार गिरावट जो है वो मुख्यतः सेवा, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दूरसंचार, ऑटो एवं फार्मा क्षेत्र में निवेश की कमी के कारण दर्ज की गई है। 31.55% गिरावट के बावजूद सर्वाधिक 11.7 अरब डॉलर का एफडीआई जो है वो सिंगापुर से रहा है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे देखा जाए तो दूसरे स्थान पे मॉरिशस का है और तीसरा स्थान अमेरिका का है। ठीक है, और कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इन टोटल एफडीआई जिसमें इक्विटी अंतःप्रवाह के साथ साथ पुनर्निवेशित प्रतिफल री इन्वेस्टेड अर्निंग जो है वो भी शामिल। ठीक है, और उसमें 1% की कमी 2023-24 में दर्ज की गई है तथा ये कुल मिलाकर 70.95 अरब डॉलर के रहे हैं, जो एक वर्ष पूर्व 2022-23 में 71.35 अरब डॉलर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2024-25 में मौद्रिक नीति की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा में भी रेपो रेट, बैंक रेट सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। ठीक है, 7 जून को वित्तीय वर्ष 2024-25 में मौद्रिक नीति की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा आरबीआई के द्वारा जारी किया गया। रेपो रेट जो कि पिछला 5 अप्रैल 2024 की स्थिति है, सेम 7 जून को भी है 6.50, रिवर्स रेपो रेट भी सेम है 3.35, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है एसडीएफ वो 6.25 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो एमएसएफ है वो 6.75 है, बैंक रेट है अभी 6.75, फिर आपको सीआरआर है 4.50, और संवादिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर है आपको 18%। सेम जो 5 अप्रैल को थी वही 7 जून को है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि रिजर्व बैंक में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा अपने स्वर्ण भंडार में से 100 टन स्वर्ण वापस मंगाई। तो देखा जाए तो मई 2024 में विदेश में रखे जो 413.8 टन स्वर्ण है उसमें से 100 टन स्वर्ण रिजर्व बैंक ने इंग्लैंड से वापस मंगा लिया है। इससे देश में स्वर्ण भंडार अथवा दायित्व आदि कोई अंतर नहीं आया है। ठीक है,
और आरबीआई के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 के अंत में उसके पास कुल स्वर्ण भंडार जो है वो 822.1 टन है। ठीक है, स्वर्ण भंडार में से मंगाया गया है, मतलब भारत का ही सोना है जो विदेशों में रखा हुआ है, जो इंग्लैंड के बैंक में रखा हुआ है। ठीक है, तो उसे उसमें से 100 टन जो है मंगा लिया गया है वापस। ठीक है, अब देखा जाए तो कुल जो भारत के पास संपत्ति है स्वर्ण में वो है 822.1 टन, जिसमें से 308 टन स्वर्ण जो है वो करेंसी नोटों के निर्गमन के लिए बैंकअप के रूप में था, और जो 514.1 टन स्वर्ण हुआ परिसंपत्ति के रूप में उसके पास था। उसमें से 100 टन स्वर्ण ही देश में ही रिजर्व बैंक की तिजोरियों में था, और बाकी जो शेष है 413.8 टन वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सुरक्षित रखा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखा जाए तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ शुल्क लागत भी रिजर्व बैंक को चुकानी पड़ती है। ठीक है, 1991 के पश्चात यह पहला अवसर है जब बाहर जमा स्वर्ण देश में मंगाकर देश में रखे स्वर्ण के स्टॉक में इस तरह की वृद्धि की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 2024-25 में 400 नई शाखाएं खोलने की स्टेट बैंक की योजना। तो देखा जाए तो चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 400 नई शाखाएं खोलने की भारतीय स्टेट बैंक की योजना है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक की कुल शाखाएं जून 2024 के अंत में लगभग 22,500 थी, जिनमें से 200 से अधिक शाखाएं जो है वो भारत के बाहर है, विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में है। ठीक है, और अभी देखा जाए तो स्टेट बैंक के चेयरमैन है दिनेश कुमार खाड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2023-24 देश में बागवानी उत्पादन, कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान। तो 4 जून 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 में देश में बागवानी फसलों की अधीन क्षेत्र व उनके उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। ठीक है, और इस दूसरे अग्रिम अनुमान में देखा जाए 2023-24 में तो बागवानी फसलों के अधीन जो कुल क्षेत्र है वो है 28.63 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित है, और जिसका कुल बागवानी उत्पादन जो है वो लगभग 352.23 मिलियन टन अनुमानित है। ठीक है, चलिए, और इसमें आगे देखें हम लोग तो जो मुख्य बागवानी उपज है और वो मिलियन टन में देखा जाए तो फल में अगर देखें हम लोग तो फल 110.207, ठीक है, 110.207 है, और जो कि ये 22-23 का है, और 23-24 के दूसरे अग्रिम अनुमान में 112.628 मिलियन टन हो गया। ठीक है, सब्जियों में देखा जाए तो कुल सब्जियों में है आपको 204.958 टन मिलियन टन। ठीक है, जिसमें आलू आपको 56.762 मिलियन टन, प्याज आपको 24.212 मिलियन टन, टमाटर आपको 21.238 मिलियन टन है। ठीक है, सुगंधित औषधि और जड़ी बूटियों के बारे में देखें तो ये 2023-24 के दूसरे ग्रुप अनुमान में है 0.645 मिलियन टन। ठीक है, उसी तरह फूल है आपको 3.231 मिलियन टन, शहद है 0.146 मिलियन टन। ठीक है, और उसी तरह आपको प्लांटेशन क्रॉप देखें तो ये 18.374 मिलियन टन है, मसाले आपको 12.248 मिलियन टन है, और कुल बागवानी उत्पादन में आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 352.231 मिलियन टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे नियुक्ति की ओर। तो नियुक्ति में पहला है कि भारतीय थल सेना के नए सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पद पर पुनर्नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं पीके मिश्र। अगला है सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये अभिजीत किशोर नियुक्त हुए हैं, वोडाफोन आइडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। नेक्स्ट है कि लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं अजित डोभाल। अगला है कि लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं ओम बिरला, ये भाजपा से चुने गए सांसद हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 79वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ये हुए हैं कैमरून के फिलेमॉन, कैमरून के फिलेमॉन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि थल सेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी कौन बने, तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। ठीक है, एमएस राजा सुब्रमण्यम। फिर नेक्स्ट है कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, एसएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं राकेश रंजन, एसएससी के नए अध्यक्ष राकेश रंजन नियुक्त हुए हैं।
चलिए आगे है कि भारत में नेपाल के नए राजदूत, तो भारत में नेपाल के नए राजदूत हैं लोक दर्शन रेग्मी। फिर है खुफिया ब्यूरो यानी आईबी, आईबी के निदेशक के 1 वर्ष का सेवा विस्तार किया गया है, वो किया गया है तपन कुमार का। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग विविध की ओर। विविध में पहला है कुवैत में एक आवासीय भवन में आग लगने से 50 से अधिक आवासियों की जलकर मृत्यु। अब मरने वालों की संख्या में 45 जो है वो भारतीय श्रमिक हैं। देखा जाए तो 12 जून को दक्षिण कुवैत में मंगफ मंगफ शहर में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण अग्निकांड में लगभग 50 विदेशी श्रमिक जलकर मारे गए और उस मरने वालों में 45 जो थे वो केवल भारतीय थे। अग्निकांड में मारे गए श्रमिकों को उनके नियोक्ता कंपनी ने अपने लाभ के लिए बड़ी संख्या में एक ही इमारत में बसाया हुआ था, जिसमें से बाहर निकलने के लिए रास्ता भी बहुत संकरा था। कुवैत के आंतरिक मंत्री ने इस दुर्घटना के लिए नियोक्ता कंपनी के मालिक के साथ साथ भवन के मालिक को भी जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। मारे गए श्रमिकों के लिए मुआवजा प्रदान करने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है वायुसेना का सुखोई विमान दुर्घटनाग्रस्त। तो 4 जून को भारतीय वायुसेना का एक सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान महाराष्ट्र के नासिक जिले में परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस निर्मित यह लड़ाकू विमान इस समय वायुसेना की फहरिस्त में नहीं था तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के पास ओवरहॉलिंग के चरण में था और विमान के चालक और सहायक सहचालक जो है वो समय रहते कूद कर अपनी जान बचाने में सफल रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत जापान का संयुक्त अभ्यास जिमेक्स 24। तो 11 जून 2024 से भारत व जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमेक्स जिमेक्स 24 जो है वो जापान में योकोसुका में प्रारंभ हुआ। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस शिवालिक ने तथा जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की ओर से जेएसयू गिरी ने इस संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। बंदरगाह और समुद्री चरण दोनों ही इस संयुक्त अभ्यास में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे पुरस्कार सम्मान की ओर, जहां पहला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024। तो 15 जून को 24 विभिन्न भाषाओं की बाल साहित्य कृतियों को लेखकों को उनकी इन रचनाओं के लिए बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा जो है वो साहित्य अकादमी के द्वारा की गई है। पुरस्कार राशि है 50-50 हजार रुपए और ये पुरस्कार जो है हिंदी भाषा में 51 बाल कहानियां, यानी लेखक है देवेंद्र कुमार। फिर अंग्रेजी भाषा में द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, लेखक है नंदिनी सेन गुप्ता। राजस्थानी भाषा में है महारी धानी, लेखक है प्रहलाद झोरडा। इन्हें दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो 15 जून 2024 को साहित्य अकादमी के द्वारा 23 भाषाओं के युवा साहित्यकारों की रचनाओं के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। संस्कृत के लिए पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी और ये पुरस्कार हिंदी भाषा में दिया गया है कविता संग्रह स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी, लेखक हैं गौरव पांडे। अंग्रेजी भाषा में दिया गया है होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिस इन इंडिया, लेखक हैं वैशाली। पुरस्कार राशि है 50-50 हजार और प्रशस्ति पत्र। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है टेम्पल्टन पुरस्कार 2024। तो देखा जाए तो जून 2024 में अमेरिका की टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 प्रदान की गई। विजेता है मानववैज्ञानिक प्रोफेसर पुमला गोबोडो माडिकिजेला, ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका स्थित स्टेलनबोस यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। दक्षिण अफ्रीका के ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के संबंध रही माडिकिजेला को यह पुरस्कार उनके इस अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए दिया गया है कि भयंकर संघर्षों एवं क्रांतियों के बाद भी किस तरह लोग आपस में निकट रहते हैं। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि है $1.3 मिलियन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यूनेस्को की प्रिक्स वार्सलेस पुरस्कार 2024।
यूनेस्को का प्रिक्स वार्सेलस पुरस्कार जो है वो श्रेष्ठ वास्तुकला और डिजाइन वाली परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं और विश्व की जिन 7 कलात्मक संग्रहालय को अल्प सूचीबद्ध किया गया है, इनमें गुजरात में 2001 में विनाशकारी भूकंप के मारे गए लोगों की स्मृति में भुज में बनाया गया स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भी है। पुरस्कार की घोषणा नवंबर 2024 में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि आरबीआई को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024। तो देखा जाए तो 15 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग में रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार के एक समारोह में प्रदान किया। और ये पुरस्कार जो है वो जोखिम संस्कृति में वृद्धि तथा भारत में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। रिजर्व बैंक की ओर से उसके कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्र ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। सेंट्रल बैंकिंग यानी लंदन वर्ष 2024 के इन 11वीं वार्षिक पुरस्कारों के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील के सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार तथा नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन के गवर्नर एंड्रिया पसनी को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे निधन की ओर, जहां पहला है मगुनी चरण कुंवर। उड़ीसा के प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार मगुनी चरण कुंवर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है फ्रैंक डकवर्थ। वर्षा से प्रभावित मैचों के परिणाम निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो डकवर्थ लुईस नियम है, उनके जनक हैं ब्रिटिश ब्रिटिश सांख्यविद फ्रैंक डकवर्थ। 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे पुस्तक की ओर, जहां पहला है गोपीज डे आउट। गोपीज डे आउट के लेखक हैं सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है कमाल हसन अ सिनेमैटिक जर्नी। इसके लेखक हैं कृष्णन हरिहर। नेक्स्ट है द वेल्थ मनी काउंट बाय। द वेल्थ मनी काउंट बाय, तो ये है रॉबिन एस शर्मा। नेक्स्ट है नॉट नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके लेखक हैं हन्ना हरिची। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे खेलकूद की ओर, जहां पहला है कि पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो 9 जून 2024 को धावक गुलवीर सिंह ने पोर्टलैंड अमेरिका में पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल मीट में 5000 मीटर की दौड़ 13 मिनट 18.92 सेकंड में पूरी करके इस स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। पुरुषों की 1000 मीटर की दौड़ का यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड पहले ही उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह के नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंडोनेशियाई ओपन। 4 जून से 9 जून के बीच हुआ, जकार्ता में हुआ इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन। पुरुष एकल विजेता रहे सी यूकी चीन के। उप विजेता रहे एंड्रिस एंटोनसन डेनमार्क के। महिला एकल विजेता है चीन यूपी चीन के। उप विजेता है आंग से यंग दक्षिण कोरिया के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट ओडीआई श्रृंखला 2024। तो जून जुलाई 2024 में एक टेस्ट मैच, 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच तथा 3 टी20 मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा किया। ओडीआई श्रृंखला के विजेता हैं भारत 3-0 से। और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है स्मृति मंधाना, जो कि सर्वाधिक 343 रन मारी थी। तीनों श्रृंखलाओं में भारत के लिए जो कप्तानी कर रहे हैं वो है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है कि टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक नया रिकॉर्ड। तो देखा जाए तो 17 जून 2024 को एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान ने एपिस्कोपी में साइप्रस के विरुद्ध एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 27 गेंद पर ही शतक बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दिव्या देशमुख को अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब। तो देखा जाए तो 2 से 13 जून को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने तत्वाधान में अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। महिला वर्ग का खिताब जो है वो भारत के 18 वर्षीय दिव्या देशमुख ने जीता और नागपुर के इंटरनेशनल मास्टर्स दिव्या यह खिताब जीतने वाली भारत की चौथी महिला है। गांधीनगर में पुरुषों के अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप खिताब कजाकिस्तान के 20 वर्षीय ग्रैंड मास्टर कोजीबेक नोगरेक कोजीबेक नोगरबेक ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2024।
तो देखा जाए तो 27 मई से 7 जून 2024 तक शतरंज के प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का 12वां संस्करण नॉर्वे के स्टैनवेंजर्स में संपन्न हुआ। पुरुषों का खिताब विजेता रहा है मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं। दूसरा स्थान रहा हिकारू नाकामुरा का जो कि अमेरिका का है। तीसरा स्थान रहा प्रज्ञानंदा रमेश बाबू का जो कि भारत का है। ठीक है। फिर महिला वर्ग में देखें विजेता तो विजेता है जू वेन जून जो कि चीन के हैं। दूसरा स्थान मिला अन्ना माजीचुक को जो कि यूक्रेन के हैं। और तीसरा स्थान मिला वैशाली रामेश बाबू को जो कि भारत के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यूएफा चैंपियंस लीग यानी यूसीएल। 1 जून को यूरोपीय फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित यूएफा चैंपियंस लीग 2024 का फाइनल मैच खेला गया। विजेता स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड 2-0 से और उप विजेता है जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड। फिर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच हैं इगोर स्टिमक बर्खास्त। तो देखा जाए तो 2026 विश्व कप क्वालिफायर भारतीय फुटबॉल टीम के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए सीनियर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच इगोर स्टिमक को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने गत जून माह में बर्खास्त कर दिया। क्रोएशिया के स्टिमैक को मई 2019 में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था और बाद में उनके कार्यकाल में वृद्धि पिछले वर्ष 2023 में की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सुनील छेत्री का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास। जून 2024 में भारत के दिग्गज फुटबॉलर व देश के राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। 6 जून को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच विश्व कप क्वालिफायर में कुवैत के विरुद्ध उन्होंने खेला। अपने 19 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 11 नंबर की जर्सी वाले जो सुनील छेत्री थे उन्होंने कुल 151 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जिसमें से कुल मिलाकर 94 गोल उन्होंने किए हैं। रिकॉर्ड 7 बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में पुरस्कृत किया गया है सुनील छेत्री को। 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, 2019 में पद्मश्री से, फिर 2021 में खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ओपन 2024। 26 मई 9 जून को वर्ष में दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रांसीसी ओपन का 123वां संस्करण पेरिस में रोला गैरो में संपन्न हुआ। फ्रेंच ओपन 2024 में विजेताओं की सूची विजेता देखा जाए तो ए पुरुष एकल में विजेता है कार्लोस अल्काराज, उप विजेता है अलेक्जेंडर जेवरेव। महिला एकल में विजेता है ईगा स्वियाटेक, उप विजेता है जैस्मिन पाओलिनी। पुरुष युगल में विजेता है मार्सेलो आरेवेलो और मैट पैविक और उप विजेता है सिमोना बोलेली और एंड्रिया बावासोरी। महिला युगल में है कोको गॉफ और कतेरिना सिनियाकोवा और उप विजेता है सारा ईरानी और जैस्मिन पाउलिनी। मिश्रित युगल में है लॉरा सिगमुंड और एडॉर्ड रोजर वासेलिन और उप विजेता है डेसियरा क्रॉजिस्क और नील स्कूप्सकी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व कप तीरंदाजी 2024। तो देखा जाए तो 23 से 28 अप्रैल को वर्ल्ड आर्चरी के तत्वाधान में विश्व कप तीरंदाजी 2024 का पहला चरण शंघाई चीन में हुआ। भारत ने कुल 5 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते। दूसरा चरण हुआ 21 से 26 मई को दक्षिण कोरिया के येचेयोन में और दूसरे चरण में भारत ने केवल 1 स्वर्ण या रजत जीता और विश्व कप तीरंदाजी का तीसरा चरण जो हुआ वो 18 से 23 जून 2024 को अंताल्या तुर्की में संपन्न हुआ। तीसरे चरण में भारत ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। तीनों चरणों में भारत ने पदकों की कुल संख्या 14 हो गई, 7 स्वर्ण 4 रजत और 3 कांस्य के साथ। ठीक है। और देखा जाए तीरंदाजी विश्व कप 2024 का फाइनल चरण जो था वो 19 से 20 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको में टलास्कला में होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज टेनिस के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल। तो देखा जाए तो भारत के पूर्व वर्षों के टेनिस स्टार लिएंडर पेस और विजय अमृतराज
तथा ब्रिटेन के पत्रकार रिचर्ड इवांस का चयन टेनिस के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए किया गया। 2020 जुलाई 2024 20 जुलाई 2024 को हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल करने के लिए समारोह का आयोजन जो है वो अमेरिका में न्यू पोर्ट हॉल ऑफ फेम में किया जाएगा। लिएंडर पेस को खिलाड़ियों की श्रेणी में तथा विजय अमृतराज रिचर्ड इवांस को टेनिस में योगदान देने वाले की श्रेणी में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज टेनिस इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले भारत के ही नहीं एशिया के पहले पुरुष हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर्स चैंपियनशिप 2023। तो 9 दिसंबर 2023 को चेन्नई में राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर में पुरुषों का खिताब जो है वो आरएसपीबी के मलकीत सिंह ने जीता। ठीक है। और सिक्स रेड स्नूकर में महिला वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप मध्य प्रदेश की गत विजेता आमी कमानी ने फाइनल में चेन्नई के अनुपमा रामचंद्रन को हराकर अपने नाम बरकरार रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पहले खेलो इंडिया पैरा खेल नई दिल्ली में संपन्न। तो देखा जाए तो 10 से 17 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर पहले खेलो इंडिया पैरा खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए। शुभंकर था उज्ज्वला, एक छोटा गौरैया पक्षी। पहले खेलो इंडिया पैरा खेलों में 7 पैरा खेल शामिल किए गए थे। इनमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा आर्चरी तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस तथा पैरा वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन जो है वो शामिल थे। 32 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्र के 1450 से अधिक पैरा एथलीट्स ने इस खेल में भाग लिया। 25 राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र से कोई ना कोई पदक जीतने में सफल रहा। चलिए नेक्स्ट देखें। पदक तालिका में देखा जाए तो पहले स्थान पर रहा हरियाणा जो कुल 105 पदक जीत चुका है, जिसमें 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य है। दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु, चौथे पे गुजरात, पांचवें पे महाराष्ट्र, छठे पे राजस्थान, सातवां पे पंजाब और आठवां पे दिल्ली। भारत में बिहार जो है वो 22वें स्थान पे आया है। बिहार ने 9 पदक जीते हैं, जिसमें 6 रजत और 3 कांस्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। onlinestudycenter.in पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पीडीएफ सेक्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।